महंत नरेंद्र गिरी की खुदकुशी की गुत्थी सुलझाने के लिए 18 पुलिस अधिकारियों की एसआईटी बना दी गई। इस मामले में नरेंद्र गिरी के शिष्य आनंद गिरी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और 6 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। इस मामले की पूरी जांच महंत नरेंद्र गिरी के कमरे से मिले सुसाइड नोट के इर्द गिर्द घूम रही और पुलिस ने इसी आधार पर नरेंद्र गिरी के शिष्य आनंद गिरी को रात में हरिद्वार से गिरफ्तार किया, जिसके बाद प्रयागराज के बड़े हनुमान मंदिर के पुजारी आद्या तिवारी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। जिस समय आद्या तिवारी को पुलिस अपने साथ ले गई, मीडिया ने उनसे कई सवाल पूछे, लेकिन उन्होंने मुंह नहीं खोला। क्या हुआ? इतना बड़ा मुद्दा इस बीच सुबह होते ही पुलिस आनंद गिरी को लेकर प्रयागराज पहुंच गई। खबर है कि नरेंद्र गिरी के कमरे से जो 12 पन्नों का सुसाइड नोट मिला, उसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि आनंद गिरी उन्हें परेशान कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस की शक की सुई आनंद गिरी पर टिक गई। पहले तो उन्हें हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की गई, फिर रात होते होते उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके थोड़ी ही देर बाद आद्या तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी भी गिरफ्तार हो गए। पुलिस इस मामले में उन लोगों से भी बात करने वाली है जिनसे नरेंद्र गिरी ने मौत से करीब 6 से 10 घंटे पहले बात की थी। खबर है कि पुलिस को उनके फोन से कुछ अहम सुराग मिले हैं, जिनके आधार पर 6 लोगों को हिरासत में भी लिया गया। लेकिन महंत नरेंद्र गिरी की मौत का मामला किसी पहेली जैसा लग रहा है। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, चौंकाने वाली बातें पता चल रही हैं। और अब इस मामले में उनके सुरक्षा गार्ड का, गनर का नाम भी उछल रहा है। इसके अलावा यूपी पुलिस के एडिशनल एसपी ओपी पांडे के साथ समाजवादी पार्टी और बीजेपी के एक नेता भी आ गए, जिनसे प्रयागराज पुलिस पूछताछ करेगी। खबर है कि ओपी पांडे से 23 सितंबर को ओपी पांडे को प्रयागराज बुलाया जा सकता है। इस मामले में समाजवादी पार्टी के नेता इंदु प्रकाश मिश्रा और बीजेपी नेता सुशील मिश्रा से पूछताछ होने वाली है, जिनके बयान 22 सितंबर को दर्ज हो सकते हैं। खबर है कि इन तीनों से पूछताछ इसलिए होगी क्योंकि उन्होंने मई महीने में नरेंद्र गिरी और आनंद गिरी के बीच सुलह करवाई थी और पुलिस उनसे पूछताछ करके यह पता लगाएगी कि विवाद की असल वजह क्या थी। क्या वाकई आनंद गिरी अपने गुरु को ब्लैकमेल कर रहे थे, और अगर सुलह हो गई थी तो महंत की खुदकुशी करने की नौबत क्यों आई? पुलिस को उम्मीद है कि मध्यस्थता करने वाले इन तीनों लोगों से पूछताछ के बाद केस की गुत्थी कुछ हद तक सुलझ जाएगी और यह समझ में आ जाएगा कि आखिर जो हुआ वो क्यों हुआ। पुलिस इस मामले के हर पहलू की पड़ताल कर रही है, यहां तक कि महंत नरेंद्र गिरी का शव जिस रस्सी से लटका मिला था, पुलिस ने उसको भी फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया, क्योंकि पता चला है कि उनके शिष्यों ने बताया कि मौत से 24 घंटे पहले उन्होंने कपड़े सुखाने के लिए एक रस्सी मंगाई थी और उसी रस्सी से उन्होंने फांसी का फंदा बनाकर मौत को गले लगा लिया। पुलिस ने उन 3 शिष्यों के बयान दर्ज किए जो सबसे पहले महंत नरेंद्र गिरी के कमरे में गए थे और उनका शव पंखे से उतारा था। उन तीनों शिष्यों के नाम सुमित तिवारी, सर्वेश द्विवेदी और धनंजय हैं। इस बीच महंत नरेंद्र गिरी को श्रद्धांजलि देने के लिए आम हो या खास सभी उनके मठ पहुंचने लगे। उन्हें दोपहर 12 बजे उनके प्रयागराज के श्री बागंबरी मठ में ही भू समाधि दी जाएगी। इससे पहले सुबह 8 बजे पोस्टमार्टम होगा। ये बात पहले ही साफ हो चुकी थी कि महंत नरेंद्र गिरी को उनके मठ में ही भू समाधि दी जाएगी, जिसके बाद प्रयागराज के श्री बागंबरी मठ में महंत नरेंद्र गिरी को भू समाधि देने की तैयारियों की तस्वीरें आने लगी। जो यहाँ तैयारियां हैं वो भी आप देख सकते हैं कि चौकी है, इस पर उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। जनता के लिए, उनके अनुयायियों के लिए अंतिम दर्शन के लिए खोला जाएगा। गहमा-गहमी के बीच राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां पहुंचे। उन्होंने महंत नरेंद्र गिरी को श्रद्धांजलि दी और थोड़ी देर रुककर वहां मौजूद संतों से बात की। बाहर आने के बाद उन्होंने भरोसा दिया कि खुदकुशी के इस मामले में किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। एक एक घटना का पर्दाफाश होगा और दोषी अवश्य सजा पाएगा। योगी आदित्यनाथ ही नहीं, अखिलेश यादव भी बागंबरी मठ पहुंचे और उन्होंने मांग की कि मामले की जांच हाईकोर्ट के जज की निगरानी में हो, सच्चाई सामने आए। इसलिए सिटिंग जज, हाई कोर्ट माननीय सिटिंग जज से यहाँ की जांच होनी चाहिए। महंत नरेंद्र गिरी अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे और उनकी मौत के बाद संत समाज की ओर से मामले की सीबीआई जांच की मांग होने लगी, जिसके बाद महंत नरेंद्र गिरी के परिवार वालों ने भी यही मांग की और संतों की इस बात का समर्थन किया कि महंत नरेंद्र गिरी आत्महत्या नहीं कर सकते। आत्महत्या कर ले वो कर ही नहीं सकते, सवाल ही नहीं होता। बहुत साहसी व्यक्ति थे। कुछ इसके पीछे जांच की जो जांच होगी, सीबीआई जांच हम लोग पूरा हुआ है कि इनकी सीबीआई जांच की जाए। वहीं महंत नरेंद्र गिरी की सुसाइड मिस्ट्री में वीडियो विवाद की भी एंट्री हो गई।
कहा जा रहा है कि पुलिस 2 ऐसे वीडियो ढूंढ रही है जिनके जरिए महंत नरेंद्र गिरी को ब्लैकमेल किया जा रहा था। इस बीच आनंद गिरी पर नरेंद्र गिरी को परेशान करने का आरोप लगते ही कई संतों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया और उनके ऑस्ट्रेलिया दौरे की बात छेड़ दी। आनंद गिरी की ऑस्ट्रेलिया में घूमने फिरने, खुली गाड़ी में मस्ती करने की तस्वीरें सामने आई ही थीं कि उन पर आरोप लगा कि वो वहां एक लड़की से छेड़छाड़ करने के मामले में जेल की हवा खा चुके हैं। किसी लड़की की छेड़छाड़ के विषय में ये बंद हुए थे ऑस्ट्रेलिया में भी। आरोप तो ये भी लगा कि आनंद गिरी नरेंद्र गिरी से पैसे मांगने का बहाना ढूंढते थे। 8-9 महीने से ही वो ये सब काम में लगे हुए थे, गुरुजी के पीछे लगे हुए थे। कभी पैसा मांगते थे, उनको परेशान करते थे। आनंद गिरी के हरिद्वार के आश्रम में रहने वाले उनके शिष्यों ने तो इस बात पर मोहर ही लगा दी कि महंत नरेंद्र गिरी से उनकी खटपट थी। लेकिन विवाद था, ये मालूम था। माफी मांगा था। हाँ, माफी मांगने के बाद वो गए नहीं। आनंद गिरी हरिद्वार में अपना आश्रम बनवा रहे हैं और कहा जा रहा है कि जब से उन्होंने नरेंद्र गिरी से माफी मांगी थी वो प्रयागराज नहीं गए थे और उनकी नरेंद्र गिरी से केवल फोन पर बात हो रही थी। सूत्रों का दावा है कि आनंद गिरी किसी वीडियो की बात करते थे और उनके जरिए नरेंद्र गिरी को धमकाते थे। पता चला कि इस काम में आद्या तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी भी आनंद गिरी का साथ देते थे। यही नहीं, खबर है 2 दिन पहले ही आद्या तिवारी और नरेंद्र गिरी के बीच झगड़ा हुआ था। बताया जा रहा है कि नरेंद्र गिरी ने अपने खिलाफ हो रही साजिश का एक वीडियो भी बनाया था। यही नहीं, उनके सुसाइड नोट में भी वीडियो का जिक्र किया गया जिसमें महंत नरेंद्र गिरी ने 2 टूक लिखा कि उनकी मौत के जिम्मेदार आनंद गिरी, आद्या तिवारी और संदीप तिवारी। नरेंद्र गिरी की खुदकुशी के अगले ही दिन उनका वो सुसाइड नोट भी सामने आ गया जिसमें उन्होंने हर बात खुलकर लिखी। पता चला है कि अपने सुसाइड नोट में उन्होंने एक लड़की के साथ उनकी फोटो का जिक्र किया और आरोप लगाया कि आनंद गिरी उस फोटो को वायरल करने की धमकी दे रहे थे। खबर है कि उन्होंने इसी नोट में आगे लिखा कि बदनाम होने के डर की वजह से वो जान दे रहे हैं, क्योंकि फोटो सच्ची है या नहीं ये बाद में पता चलेगा, लेकिन अगर वो बदनाम हो गए तो जिस पद पर वो हैं उसकी गरिमा मिट्टी में मिल जाएगी। पता चला है कि उन्होंने सुसाइड नोट में यह भी लिखा कि वो 13 सितंबर को ही जान देने जा रहे थे, लेकिन तब वो हिम्मत नहीं कर पाए। सौभाग्य की एक बात यह कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मौत को मंदिर की संपत्ति और चढ़ावे के विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि आरोपियों में एक आनंद गिरी का महंत नरेंद्र गिरी के साथ प्रॉपर्टी का विवाद था, जबकि बाकी 2 आरोपी प्रयागराज के बड़े हनुमान मंदिर के पुजारी थे। लेकिन जिस सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया उसी पर कई लोग सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि महंत नरेंद्र गिरी को जानने वालों का दावा है कि वो बहुत कम लिखते थे, इसलिए 8 पेज का या 12 पेज का सुसाइड नोट लिखने की बात उनके गले नहीं उतर। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सेना का एक चीता हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। आशंका जताई जा रही है कि खराब मौसम के कारण ही हादसा हुआ, जिसमें दोनों पायलटों की मौत हो गई। जिन्हें हेलीकॉप्टर से बाहर निकालने के लिए आसपास के लोग सबसे पहले मौके पर पहुंचे और दोनों की मदद करने में जुट गए, लेकिन खराब मौसम और पेड़ों के बीच हेलीकॉप्टर फंसे होने के कारण ये काम इनके लिए इतना आसान नहीं रहा। हादसे के बाद की जो तस्वीरें सामने आई उनमें हेलीकॉप्टर का मलबा जमीन पर बिखरा दिखा, जबकि हेलीकॉप्टर से टकराने के कारण कुछ पेड़ टूटे नजर आए। इस हादसे की जानकारी मिलने के बाद पुलिस और सेना की मेडिकल टीम वहां पहुंची और बेसुध पायलटों का इलाज शुरू किया। अरे यार, इसके पैर ठंडे हो गए यार। मगर शुरुआती इलाज के बाद जब दोनों को होश नहीं आया तो उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। बताया गया कि सेना के 2 हेलीकॉप्टर उधमपुर लौट रहे थे, जिनमें एक क्रैश हो गया और दूसरा सही सलामत उतर गया। सौभाग्य की एक बात है कि सेना की एविएशन कोर का ये हेलीकॉप्टर अभ्यास उड़ान पर था, जो पटनी टॉप के पास दुर्घटना का शिकार हो गया, जहां उस वक्त बारिश के साथ कोहरा भी छाया हुआ था। हालांकि चीता हेलीकॉप्टर को ऊंचे पहाड़ों में उड़ान भरने में माहिर माना जाता है और 37 साल से ये हेलीकॉप्टर सेना की उत्तरी कमान के तहत सियाचिन ग्लेशियर की निगरानी में भी इस्तेमाल हो रहा है। बंगाल बीजेपी में जारी उठापटक के बीच सुकांता मजुमदार को प्रदेश बीजेपी की कमान सौंप दी गई, जबकि पूर्व अध्यक्ष दिलीप घोष को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया गया, जिन्होंने ये माना कि बंगाल चुनाव के दौरान कुछ गलतियों के कारण पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन जब वो कोलकाता के पार्टी दफ्तर पहुंचे तो कार्यकर्ताओं का जोश हाई दिखा। नए प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत में राज्य बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे वहां नजर आए। खुद पूर्व अध्यक्ष दिलीप घोष ने सुकांता मजुमदार को फूलों की माला पहनाकर उनका स्वागत किया। इसके बाद तो उनको बधाई देने वालों का तांता लग गया। वहां से सामने आई तस्वीर में कोई फूलों का गुलदस्ता देता नजर आया तो कोई शॉल और अंगवस्त्र पहनाकर उनका स्वागत करता दिखा। सुकांता मजुमदार को बंगाल बीजेपी की कमान ऐसे समय में सौंपी गई जब पार्टी के कुछ विधायक और सांसद बाबुल सुप्रियो टीएमसी का दामन थाम चुके हैं, जबकि कुछ और विधायकों के पार्टी छोड़ने की अटकलें लगाई जा रही हैं।
मगर नए प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि उनका जोर राज्य में संगठन को मजबूत करने और सबको साथ लेकर चलने पर होगा। আমাদের পার্টি পরবর্তীকালে সিদ্ধান্ত নেয়। আপাত দৃষ্টিতে মনে হয়েছে যে কোনো কিছু আমাদের স্ট্র্যাটেজিগত ভুল তো ছিলই, না হলে সফলতা আসতো। खबर है कि दुर्गा पूजा के बाद प्रदेश बीजेपी में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। सौभाग्य की एक बात है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने पहली बार उत्तर बंगाल क्षेत्र के नेता को अध्यक्ष बनाया है, जहां पिछले लोकसभा और इस साल हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन दमदार था। और चूंकि पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी दक्षिण बंगाल के इलाके से हैं, इसलिए सुकांत मजुमदार को अध्यक्ष बनाकर बीजेपी ने क्षेत्रीय संतुलन भी दुरुस्त करने की कोशिश की, जो उत्तर बंगाल में आने वाले बालूरघाट से सांसद हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे से ठीक पहले गुर्जर विद्या सभा नाम के संगठन ने दावा किया कि सम्राट मिहिर भोज की जाति से जुड़े विवाद को सुलझा लिया गया। असल में मुख्यमंत्री सम्राट मिहिर भोज की मूर्ति का अनावरण करने वाले हैं और उन्हें मूर्ति के नीचे लगे बोर्ड पर गुर्जर जाति का बताया गया, जिस पर राजपूत समुदाय के कई संगठनों को ऐतराज है। राजपूत समुदाय से जुड़े संगठनों के लोग गुस्सा जताने के लिए कई जगहों पर सड़कों पर उतर आए। हालांकि एक दिन पहले गुर्जर समुदाय ने दावा किया था कि सम्राट मिहिर भोज की जाति से जुड़ा विवाद सुलझा लिया गया है। उन्होंने कहा हमें कोई इस पर विरोध नहीं है और हम भारी संख्या में आकर के कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। हालांकि ऐसा ही विवाद ग्वालियर में अब तक सुलझा नहीं है। करीब एक हफ्ते से ग्वालियर में मिहिर भोज की जाति पर गुर्जर और राजपूत समुदाय के कई संगठन आमने सामने हैं। ग्वालियर में यह विवाद तब शुरू हुआ था जब मिहिर भोज की एक मूर्ति का अनावरण गुर्जर समुदाय के कुछ संगठनों ने किया था। विवाद की वजह से उस मूर्ति को भी तोड़ दिया गया था, जिसके बाद धारा 144 लगानी पड़ी। लेकिन यूपी के दादरी में यह विवाद सुलझता दिखने लगा है। हालांकि विवाद सुलझाए जाने के दावों के बावजूद सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। यहां तक कि मुख्यमंत्री की सभा के लिए पंडाल भी खास किस्म का बनाया गया है, जिसे वाटर प्रूफ ही नहीं बल्कि फायर प्रूफ भी बताया जा रहा है। अकेले पंडाल को बनाने पर 1 करोड़ का खर्च आने का दावा है। सुरक्षा के भी अभूतपूर्व इंतजाम है। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम वाली जगह पर सैकड़ों पुलिस कर्मियों को एक दिन पहले ही तैनात कर दिया गया। यातायात व्यवस्था के दृष्टिगत, सुरक्षा के दृष्टिगत और लॉ एंड ऑर्डर के दृष्टिगत जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, उन सभी पर पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा बल तैनात किया जाएगा। इसके अलावा पूरे दादरी में पुलिस ने ड्रोन उड़ाने पर भी पाबंदी लगाई है। इसके लिए बाकायदा एक आदेश जारी किया गया है। ड्रोन किसी भी तरह का हो, अगले आदेश तक पूरे शहर में उड़ाने पर रोक है। हालांकि बीजेपी के लिए यह कार्यक्रम यूपी के विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। राजा महेंद्र प्रताप के नाम पर यूनिवर्सिटी की नींव रख जाट वोट बैंक साधने के बाद बीजेपी की नजर गुर्जर समुदाय पर है, जिसके तहत गुर्जर समुदाय में भगवान की तरह पूजे जाने वाले सम्राट मिहिर भोज की मूर्ति का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अनावरण करेंगे। यहाँ ये मूर्ति लगाई गई है मिहिर भोज पीजी कॉलेज में, जहाँ मुख्यमंत्री के आने की तैयारियां पूरी हो रही हैं। मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए सड़कें अभी से पोस्टरों से पटी दिखने लगी हैं। गुर्जर समुदाय के नेता भी दावा कर रहे हैं कि वो पूरे पश्चिमी यूपी में सियासी धमक रखते हैं। हमारी संख्या सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफी बड़ी संख्या में गुर्जर विधानसभा सीटों को प्रभावित करते हैं। लोग यशस्वी, तेजस्वी और तपस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ऐसे संत महात्माओं की बहुत आदर करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं। उसी सम्मान की दृष्टि से लगाई जा रही है मूर्ति। इससे पहले जाट समुदाय को साधने के लिए राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करने खुद प्रधानमंत्री यूपी के अलीगढ़ आए थे। और सम्राट मिहिर भोज की मूर्ति के शिलान्यास को भी ऐसी ही कोशिश माना जा रहा है। मिहिर भोज की सल्तनत और उनके राज का इतिहास करीब 1200 साल पुराना है और ऐतिहासिक दस्तावेजों के मुताबिक 836 ईस्वी से 885 ईस्वी तक उन्होंने राज किया। मतलब 49 साल के लंबे वक्त तक उन्होंने महाराज के तौर पर शासन किया। दावा किया जाता है कि पाकिस्तान के मुल्तान शहर से लेकर भारत के पश्चिम बंगाल तक उनका शासन हुआ करता था और इसी तरह कश्मीर से उनकी सल्तनत के कर्नाटक तक फैले होने का दावा किया जाता है। कहा यह भी जाता है कि उस वक्त उनके इस साम्राज्य को गुर्जर देश के नाम से जाना जाता था। गुर्जर संगठनों का दावा है कि राज्य की 55 विधानसभा सीटों पर उनके समुदाय के वोट चुनाव के नतीजों पर बड़ा असर डालते हैं। सौभाग्य की एक बात है कि राजा मिहिर भोज का राज्य उत्तर में सतलुज नदी से दक्षिण में नर्मदा और पूरब में बंगाल तक था, जिनकी राजधानी कन्नौज हुआ करती थी। इसलिए यूपी सरकार ने नोएडा में राजा मिहिर भोज की मूर्ति लगाने का फैसला किया। लेकिन इस पर भी एमपी से लेकर यूपी तक विवाद शुरू हो गया, क्योंकि राजपूत समुदाय से जुड़े संगठनों का दावा है कि राजा मिहिर भोज प्रतिहार वंश के राजा थे और प्रतिहार लक्ष्मण का वंश, इसलिए वो मिहिर भोज राजपूत थे, जबकि गुर्जर समुदाय राजा भोज को अपने समाज का मानता।
भारतीय वायुसेना ने चंडीगढ़ में स्वर्णिम विजय दिवस से पहले एयर शो की रिहर्सल की। वहां पहली बार सुखना लेक पर शाम को इस तरह का एयर शो होगा जिसमें राफाल लड़ाकू विमान भी शामिल होंगे। लेकिन इससे पहले सुखना लेक पर चिनूक हेलीकॉप्टर और रफाल विमान समेत दूसरे लड़ाकू विमानों ने आसमान में अभ्यास किया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें दुश्मन के इलाके में उतरकर जवाबी हमला करने वाला चिनूक हेलीकॉप्टर झील के ऊपर मंडराता नजर आया। वो पानी के बेहद करीब पहुंचकर वहां से बादलों के बीच लौट गया। इसी तरह राफाल ने भी एयर शो की रिहर्सल के दौरान लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। वो गोली की तरह पल भर में सबकी नजरों से ओझल हो गया। एयर शो से पहले दूसरे लड़ाकू विमानों ने भी आसमान में रिहर्सल की। बताया जा रहा है कि इस एयर शो को देखने के लिए पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल वहां पहुंचेंगे। सौभाग्य की बात यह कि 1971 की लड़ाई में भारतीय सेना की जीत बेमिसाल थी, जिसने सिर्फ 13 दिन में पाकिस्तान के 90,000 से ज्यादा सैनिकों को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया था। और उसी जीत की 50वीं सालगिरह को भारतीय सेना स्वर्णिम विजय वर्ष के रूप में मना रही है, जिसके देश भर में सेना और वायुसेना के जवानों की ताकत की झांकी दिखाने की शुरुआत 3 दिन पहले जयपुर से हुई और अब चंडीगढ़ में वायुसेना अपनी ताकत और तकनीक का प्रदर्शन करने जा रही। मुंबई में मास्क नहीं पहनने के आरोप में जुर्माने के नाम पर ठगी करने वाले फर्जी मार्शल गिरोह का न्यूज 18 की टीम ने भंडाफोड़ कर दिया। शहर के नगर निगम बीएमसी ने मास्क पहनने के नियम का पालन करवाने के लिए कई इलाकों में मार्शल तैनात किए। लेकिन इन्हीं मार्शल के नाम पर एक ऐसा फर्जी गिरोह तैयार हो गया जिसके सदस्यों ने बीएमसी के मार्शल बनकर लोगों से ठगी करना शुरू कर दिया। उसी गिरोह के कुछ लोगों को न्यूज 18 की टीम ने लोकमान्य तिलक टर्मिनस स्टेशन के बाहर पकड़ लिया, जिनमें एक लड़की ने कैमरा देखते ही बीएमसी की नकली जैकेट उतार दी और वहां से भागने लगी। उस लड़की को पकड़ने के लिए पुलिस की मदद ली गई। ऐसे में वो घबरा गई, जिसके बाद उसे चारों तरफ से घेर लिया गया। बीएमसी का क्यों निकाला जैकेट क्यों निकाला बीएमसी का? इसी तरह फर्जी मार्शल गिरोह के एक आदमी ने जब कैमरा देखा तो वो भी सकपका गया। बीएमसी का आईडी कार्ड दिखाइए। उसके पास भी न्यूज 18 के सवालों का कोई जवाब नहीं था। उसने भी वहां से भागने में ही अपनी भलाई समझी। जैसे ही न्यूज 18 को कैमरे को देखा, सारे के सारे लोग जो है वो रफू चक्कर हो गए। लेकिन जो एक लड़की है वो हमारी पकड़ में आई। सड़कों पर ड्यूटी कर रहे बीएमसी के कुछ मार्शल ने बताया कि ऐसे लोगों की वजह से उन्हें परेशानी उठानी पड़ती है। कोई भी लोग आके बोलते हैं तुम लोग चोर हो, फुकट पैसा लेते हो। मुंबई में मास्क नहीं पहनने पर लोगों से 200 रुपए का जुर्माना वसूलने का जिम्मा बीएमसी के मार्शल को सौंपा गया है। सौभाग्य की बात है कि बीएमसी ने पार्किंग के लिए तय जगह पर मार्शल तैनात किए थे, जिन्हें बाद में मुंबई में गंदगी फैलाने वालों पर नजर रखने और उनसे जुर्माना वसूलने के काम पर लगाया गया। और महामारी के बाद मास्क न पहनने वालों से जुर्माना वसूलने की ड्यूटी भी बीएमसी के मार्शल ही करार, जिनकी आड़ में वसूली करने वाले गिरोह का सक्रिय होना बीएमसी के लिए भी परेशानी की बात है, क्योंकि ऐसे फर्जी मार्शल की वजह से बीएमसी के असली मार्शल पर भी लोगों का भरोसा उठने लगा है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में सत्ताधारी वाईएसआर कांग्रेस और विपक्षी टीडीपी के समर्थकों में भिड़ंत हो गई, जिससे पूरे इलाके में तनाव का माहौल बन गया। इस हंगामे की शुरुआत तब हुई जब वहां एक गांव में गणेश प्रतिमा के विसर्जन के दौरान दोनों दलों के समर्थकों में किसी बात पर कहासुनी हो। और फिर थोड़ी ही देर बाद वहां ऐसा बवाल मचा कि लोग डर गए, क्योंकि टीडीपी की एक नेता के घर को आग के हवाले कर दिया गया। घर के अहाते और बाहर से आग की लपटें उठती दिखाई दी। घर के बाहर खड़ी कुछ मोटरसाइकिलों को भी हमलावरों ने निशाना बनाया और उन्हें भी फूंक दिया। इससे पहले हाथों में डंडे पकड़े कुछ लोग उस घर की तरफ बढ़ते दिखे। इसके बाद उन्होंने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। जानकारी मिलते ही कुछ पुलिस वाले भी घटना वाली जगह पहुंचे और मामले को शांत करने की कोशिश में जुट गए। इस वारदात के बाद की भी कुछ तस्वीरें सामने आईं, जिनमें घर में हुई तोड़फोड़ की निशानियां दिखी। घर का फर्नीचर, शीशे और काफी सारा सामान टूटा नजर आया। टीडीपी के नेता ने आरोप लगाया कि वाईएसआर कांग्रेस के समर्थकों ने घर में घुसकर कुछ लोगों के साथ मारपीट की, जिसमें परिवार के 3 लोग घायल हो गए। इस बवाल को शांत कराने के दौरान कुछ पुलिस वाले भी जख्मी हो गए। सौभाग्य की बात है कि गणपति विसर्जन के दौरान गुंटूर में टीडीपी और वाईएसआर कांग्रेस के समर्थकों के बीच जो हिंसक झड़प हुई, उसकी जड़ वहां 2 दिन पहले हुए जिला और मंडल परिषद के चुनाव भी हो सकते हैं, क्योंकि टीडीपी की जिस महिला नेता का घर जलाया गया वो जिला परिषद की पूर्व सदस्य बताई जा रही है। जबकि इस हिंसा में वाईएसआर कांग्रेस के कुछ सदस्य भी घायल हुए, जिसके बाद पुलिस ने इलाके में धारा 144 लगा दी। प्रधानमंत्री सुबह अमेरिका दौरे पर रवाना होंगे। न्यूज 18 के संदीप बोल की रिपोर्ट है कि पीएम का अमेरिका का यह दौरा 22 सितंबर से 25 सितंबर तक होगा। अपने इस दौरे पर वो
अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिलेंगे। राष्ट्रपति बनने के बाद बाइडेन की नरेंद्र मोदी से यह पहली मुलाकात होगी। इसके अलावा वो क्वाड सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। 4 देशों के इस संगठन क्वाड में भारत के अलावा अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। इस संगठन को हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए बनाया गया है। हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के कुछ हिस्सों को मिलाकर समुद्र का जो हिस्सा बनता है उसे हिंद प्रशांत क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और क्वाड सम्मेलन का मकसद है हिंद प्रशांत क्षेत्र में यूं कहें कि समुद्री रास्तों से व्यापार आसान बनाना। अपने दौरे पर नरेंद्र मोदी जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्रियों से भी मिलने वाले हैं और आखिरी दिन मतलब 25 सितंबर को पीएम संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक को संबोधित करेंगे। गुजरात के मुंद्रा से हाल ही में जब्त की गई ड्रग्स की एक खेप के मामले में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। न्यूज 18 के मनोज गुप्ता की रिपोर्ट है कि जो 3000 किलोग्राम ड्रग्स की खेप जब्त की गई उनकी बाजार में कीमत करीब 21,000 करोड़ रुपए बताई जा रही। इसी मामले में एक दिन पहले 3 और आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, जिनमें 2 अफगानी नागरिक जिनसे 25 किलोग्राम हेरोइन जब्त करने का दावा केंद्रीय एजेंसी डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने किया। खबर है कि अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद ड्रग्स तस्करी का कारोबार तेजी से बढ़ा है। लिहाजा इस मामले में कड़ियों को जोड़ने के लिए तालिबान से जुड़े लोग सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर हैं। सूत्रों के मुताबिक कंदहार की एक कंपनी की मिलीभगत से टैल्कम पाउडर के नाम पर ड्रग्स की एक खेप ईरान के रास्ते भारत भेजी गई थी, जिस अडानी ग्रुप के मालिकाना हक वाले गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर डीआरआई ने इसे पकड़ा और जांच करने पर एजेंसी को वहां 2 कंटेनर से करोड़ों के ड्रग्स बरामद हुए। अब इस मामले में पकड़े गए सभी 5 आरोपियों की निशानदेही पर अहमदाबाद और दिल्ली समेत कुछ शहरों में तलाशी तेज कर दी। नशे के इस कारोबार में अफगानिस्तान और तालिबान कनेक्शन भी सामने आ रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी इस मामले को टेक ओवर कर सकती है।